डियर स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि 3 महीने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन का क्रैश कोर्स है कि मतलब बहुत कम समय में आप पूरे सिलेबस को कैसे पूरा करते हैं, इसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं। अब क्रैश कोर्स में आपको सबसे पहले क्रैश कोर्स का आज पहला दिन है और इस पहले दिन में मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके बताऊंगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में 60 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 50 का जवाब देना होता है और 10 आप उसमें से छोड़ भी सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि ये कितने इजी होते हैं, कितने हार्ड होते हैं, इन्हीं को हम एनालिसिस करते हैं। तो अब मैंने सारे क्वेश्चंस को लगभग 6 कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी है वेरी इजी। वेरी इजी कैटेगरी में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि आप क्वेश्चंस को देख करके सीधे तौर पे जवाब दे सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, वाई अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप ऑप्शन देख करके तुरंत 1 सेकंड से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरी कैटेगरी में। दूसरा कैटेगरी इस तरह के पहले कैटेगरी के जो बात करें तो वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। ये वेरी इजी क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल देख के बताना होता है और बहुत 1 सेकंड से कम समय लगता है और इस तरह के लगभग 16 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर बार के एग्जाम्स में 16 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी में हमने रखा है इजी सवाल, इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि इजी क्वेश्चंस तो बहुत इजी होंगे लेकिन आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल आपको दे करके बताते हैं कि आपको एक 2 पॉइंट दे देगा कि पॉइंट 4, 3 तथा पॉइंट -2, 4 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मूल बिंदु से एक बिंदु दे देगा, मूल बिंदु से 10 और 5 इस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। एक त्रिभुज आपको दे देता है, ठीक है, और यहां पर एक त्रिभुज देता है और एक रेखा उसके समांतर दे देता है। ठीक है, अब कहता है कि भुजाओं के ये रेखा इसके समांतर है, भुजाओं का अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आप उसको सॉल्व करके बना सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने इजी कैटेगरी दिया है। तीसरा कैटेगरी है इजी बट ट्विस्टेड। यहां पे छोटी सी बात है कि इजी बट ट्विस्टेड क्वेश्चंस में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, इजी तो होंगे बट थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ रहेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ रहेगा। तो इस तरह के एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कहेगा आपको कहेगा कि एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कहेगा कि उस समय आपको मीनार के छाया की लंबाई निकालें, मीनार के छाया की लंबाई निकालें। है तो बड़ा आसान, ठीक है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट यह किया है कि सूर्य की किरणों का उन्नयन कोण आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से आप हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला लगा करके आप बना सकते हैं। बहुत इजी है, देखने पे भी आंसर निकाल सकते हैं आप, बट थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इजी बट ट्विस्टेड है। अब तीसरा कैटेगरी हमने दिया है, चौथा कैटेगरी हमने दिया है हार्ड। हार्ड कैटेगरीज में किस तरह के सवाल है? हार्ड कैटेगरीज में सवाल आएंगे, हार्ड कैटेगरीज में सवाल आएंगे बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, बट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या है कि एक बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात
1:2 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 है। तो इन दोनों बेलनों के, ठीक है, आयतन का अनुपात क्या होगा? ये सवाल आसान है बट थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे 1 मिनट का समय तक लग सकता है, ठीक है, या इससे ज्यादा भी लग सकता है। बट इस तरह के, मैं एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, 2-3 सवाल इस तरह के हो और भी हो सकते हैं, लेकिन हार्ड कैटेगरीज में 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं। 10 से 12 सवाल में आप तो 5 तो बना ही लोगे, ठीक है, और बाकी पांचवा कैटेगरी है हार्ड एंड ट्विस्टेड। हार्ड एंड ट्विस्टेड, हार्ड भी होगा और थोड़ा सा ट्विस्ट भी करेगा। हार्ड एंड ट्विस्टेड में क्या होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या है कि आपको एग्जांपल में कहेगा सॉरी क्वेश्चंस में कहेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की का आधार B है और 2 बराबर भुजाएं जिसका माप बराबर वाली भुजाओं का माप A है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? और देखिए ट्विस्ट यहां पे ये भी किया हुआ, ऑप्शंस को लेके ट्विस्ट कर देते हैं कि ऑप्शंस बनेंगे √3/4 A², जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आप तो पढ़े हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A²। हो सकता है आप गलती से जल्दीबाजी में आप उसको टिक लगा सको, लेकिन आप फिर वो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा टाइम टेकन मतलब टाइम देके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज में आधार B है, ठीक है, और फिर बराबर भुजाएं A है, और इस समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्षलंब खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर शीर्षलंब खींचने के बाद जो 90 डिग्री पे होगा, तो शीर्षलंब समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, ठीक है, क्या करेगा, आधार को, उसके आधार को, ठीक है, बराबर भागों में काटेगा, तो ये विभाजित करेगा, तो ये B/2 हो जाएगा, ये O हो जाएगा, इस और ये A हो जाएगा। अब इसके हिसाब से ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तब फिर आपको करना क्या है कि क्षेत्रफल, जैसे ये क्या हो गया आपका एक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो आप फिर इससे क्या निकालोगे, शीर्षलंब निकाल लोगे। जब शीर्षलंब निकल जाएगा तब फिर आप क्या करोगे, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, सॉरी ये 1/2 गुना आधार B होगा, तो शीर्षलंब ये वाली भुजा का जो माप निकलेगा आप जो निकालोगे। तो इस तरह के सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट, मतलब टाइम टेकन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह के जो सवाल होते हैं वो सिर्फ 5 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे, और आपको के पास ऑप्शंस भी तो है 10 सवाल को आप छोड़ भी सकते हो। तो आप इस तरह के सवालों को छोड़ भी सकते हो, बट छोड़ेंगे क्यों, अगर आ गया तो हम बना लेंगे। अगर इस तरह के क्विक एंड फास्ट अगर बना सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। नेक्स्ट कैटेगरी है क्लास 9th रिलेटेड, ठीक है। क्लास 9th रिलेटेड का मतलब ये है कि जो क्लास 9th में आपने पिछले साल पढ़ा था, बट अभी आपके यादें धुंधली सी है, ठीक है, और आप उस पर प्रैक्टिस नहीं की हो, लेकिन आप हो सकता है बना लो। तो क्रैश कोर्स में हम उसे भी सॉल्व करेंगे। इस तरह के 3 सवाल मिनिमम 3 सवाल तो रहेंगे ही, 4 भी हो सकते हैं, बट 3 तो कंफर्म है। जो पहला और पॉपुलर सवाल है, ये अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मतलब गलती कर सकते हैं, बट क्योंकि इतना बार आप बना लोगे इस क्रैश कोर्स में, तो आपको पॉपुलर लगने लगेगा, बहुत जाना पहचाना लगने लगेगा। कि जैसे कि 1.43 रिक्यूरिंग बार, ओके। अब इस रिक्यूरिंग बार का मतलब है कि 1.43 बहुत बार है, ठीक है। अब इसको एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका P/Q रूप आप लिखें, ठीक है। ये काफी पॉपुलर सवाल हो जाता है जब आप मैथ्स के ऑब्जेक्टिव्स का प्रैक्टिस करते हो, तो ठीक है। तो और अब इसको 1 सेकंड में आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, और फिर आपको अवर्गीकृत माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, बहुलक, इस तरह के
कई सवाल 3-4 सवाल आपको क्लास 9th के सिलेबस से पूछा जाएगा। एक सवाल भी और मैं बताऊंगा कि समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था उससे भी एक सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैं वो सवाल, उस तरह के सवाल भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, अब एनालिसिस हमारा खत्म हुआ। अब मैं आपको क्विक एंड फास्ट तरीके से बता देता हूं कि 6 कैटेगरीज में होंगे सवाल। वेरी इजी 15 से 17 सवाल होंगे। उसके बाद इजी जिसमें इसमें भी लगभग 16-17 सवाल होंगे, हो सकते हैं आगे पीछे 2-4 नंबर 12 हो सकते हैं या 16 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, आगे पीछे 2-4 नंबर, इतना नहीं। ठीक है, 18 सवाल हो सकते हैं या कभी 12 सवाल भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर है इजी बट ट्विस्टेड, ये तो 10 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद है हार्ड कैटेगरी में 12 सवाल, तो 10 से 12 सवाल के बीच बनता है। उसके बाद जो हार्ड एंड ट्विस्टेड के बारे में मैंने बताया, हार्ड एंड ट्विस्टेड में ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे, उससे ज्यादा तो होते नहीं है। ठीक है, और क्लास 9th कैटेगरी से, ठीक है, 4 सवाल होंगे। हार्ड एंड ट्विस्टेड में 1-2 सवाल इस तरह के भी आते हैं जो आप एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। आज पहला दिन है क्रैश कोर्स का और पहले दिन में आपको मैं पहला चैप्टर का, ठीक है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से रिलेटेड कुछ सवालों को मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। आज पहला सवाल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला सवाल है कि आपको एक संख्या दे देगा और उसका अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने कहेगा, और हो सकता है कि वो पावर में दिया हो, घातांक के रूप में दिया हुआ है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 400 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पहला सवाल। ठीक है, 400 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? ठीक है, अब ऑप्शंस पहले हम 400 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं जल्दी से, जितना फास्ट। विभाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं फिर एक छोटा सा 2 मिनट का क्विक एंड फास्ट तरीके से अभाज्य विभाजकता का नियम मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप अभाज्य गुणनखंड बना सकते हो। फिलहाल आप ये समझ लो, आखिर में 0 है, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 0 है, 2 से कटेगा 2 एकम, फिर 0 है, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, फिर 0 है, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब आखिर में क्या आ गया? 5। विभाजकता के नियम से आखिर में 5 होने का मतलब है 5 से कटेगा 5 एकम 5 पंचे 25। अब ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 और ये 2 5। ऑप्शंस कैसे रहेंगे? ऑप्शंस रहेंगे 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 4, बी ऑप्शन 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 2, ठीक है। सी ऑप्शन 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 1, और ऑप्शन डी 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1। तो यहां पे अभाज्य गुणनखंड में आपको देखना है 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 इंटू 5 कितना है, 2 है, 1 2 5 पे पावर 2। इसका मतलब बी नंबर सही है। ठीक, इस तरह के फिर हम दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 900 है। दो संख्याओं का गुणनफल 900 है और 900 बराबर 5 है। 900 मतलब HCF बराबर 5 है, तो LCM निकालिए। हम जानते हैं LCM इंटू HCF बराबर दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिखेंगे LCM दिया हुआ है, LCM निकालना है हमें। ठीक है, HCF कितना है 5 है और गुणनफल कितना है 900। क्विक एंड फास्ट तरीके से LCM बराबर 900 बटे 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, काट दो आप 5 एकम 5 कितना बचा, 4 बचा, 5 8 है 40, तो LCM बराबर 180। जो ऑप्शंस में है, मान के चलिए ऑप्शन बी है 180, तो ऑप्शन बी में आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, तीसरा नंबर का सवाल है कि देखिए धीरे धीरे अब सवाल थोड़ा सा हार्ड होते जाएगा। सारे आसान सवाल तो नहीं पूछेंगे एक चैप्टर से। तो अगला सवाल है 9 15 18 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या है। ठीक है, सवाल बहुत आसान है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है। लॉसो LCM एंड मौसो HCF का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा है कि 9 15 और 18 का
9, 15 और 18। ठीक है, इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। बहुत आप जितना आसान वे से आप इसको सॉल्व कर सकती हो। आप बच्चा वाला विधि इस्तेमाल करो या बड़े वाला, जो भी आपको मर्जी हो। हम चलो क्विक एंड फास्ट तरीके से 9, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। 3 से चलेगा 3 तिया 9, 3 5 15, 3 6 18, फिर 3 से चलेगा 3 एकम 3, 5 3 दूनी 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। ओके, एंड नेक्स्ट अब एचसीएफ निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या 9 है, 15 है, 9 एकम 9, कितना बचा 6 बचा 9। ठीक है, 6 एकम 6, 3 बचेगा 3 दूनी 6, ये कट के खत्म। अब इसका इन दोनों का एचसीएफ 3 हुआ और फिर 3 को 18 से भाग दे देंगे, 3 6 के 18, ये कट के खत्म। अब एचसीएफ कितना हो गया, कह रहा है कि आपको एलसीएम अनुपात एचसीएफ निकालना है। एलसीएम अनुपात एचसीएफ, एलसीएम कितना है आप देख लो। एलसीएम बराबर 5 दूनी 10, 10 33 90 है, 90 अनुपात एचसीएफ कितना निकाले हम लोग 3। आप अगर इसको काटना चाहते हो 3 एकम 3, 30 अनुपात 1। ठीक है, अब छोटी सी बात आपको मैं बता रहा हूं कि जब भी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा जाएगा तो एचसीएफ का जो साइड होगा, अगर पहले वाला कह रहा है तो पहले 1 अनुपात, ठीक, तो हमेशा एचसीएफ का, क्योंकि हमेशा एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ इसका एक एलसीएम का एक फैक्टर ही होगा, इसलिए गुणनखंड ही होगा, फैक्टर बोले थे गुणनखंड ही होगा, इसलिए एचसीएफ का साइड हमेशा 1 आएगा। तो आप ख्याल करोगे, अगर किसी भी ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एचसीएफ बराबर मतलब अनुपात में 1 दिया हुआ है, तो आप क्विक आंसर कर सकते हो, अदरवाइज इस तरह से आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल, बहुत आसान सा सवाल, अक्सर पूछे जाते हैं कि मतलब ये आप क्लास 9 से भी ले सकते हो कि √7 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं, या एक प्राकृत संख्या। √7 मैंने आपको पहले से मैं आपको बता रहा हूं कि वह सभी संख्या जिसका आप रूट हटा नहीं सकते हो, वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकाल सकते हो, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो √7, अगर यहाँ √9 होता तो 9 का वर्गमूल 3, तो वो परिमेय हो जाता, लेकिन √7 इसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकलेगा, इस वजह से ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है 5वां। ठीक है, क्या है कि आपको दे देगा x303, इस 3003 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। क्वेश्चन को इजी है बट ट्विस्ट है, अभाज्य गुणनखंड नहीं मांग रहा है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, देखिए 3003 अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये विभाजकता का नियम लगा सकते हो डायरेक्टली, अगर हम 11 से काट देते हैं। ठीक है, 11 9 99, एक बचा। ठीक है, 11 हुआ, 11 एकम 11। ठीक है, 13 7 91, तो मतलब कितने अभाज्य गुणनखंड, 3 11 13 17, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। ऑप्शंस में भी ऐसे ही रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे 4, ऑप्शंस रहेंगे 3, ऑप्शंस रहेंगे 7, ऑप्शंस रहेंगे 5, तो आपको 4 पे टिक लगाना है। ठीक है, ये इजी बट ट्विस्ट किया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड निकालो, लेकिन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड नहीं मांग रहा, बल्कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो गिन लो 1 2 3 4 अभाज्य गुणनखंड, 4 पे ऑप्शन में टिक लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल और आखिरी, आज के लिए आखिरी, ये संभावित सवाल है जो पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। चौथा आखिरी, छठा सवाल और आखिरी सवाल है बहुत क्विक कि दो लगातार संख्याओं का मौसो, दो क्रमागत संख्याओं का मौसो क्या होगा। इस तरह के सवाल में हमेशा मैं कह रहा हूं आपको, आप सीधे एग्जांपल ले लो और कुछ मत करो,
ना आपको रटने की जरूरत है, ना ही आपको बार बार किताब खोलने की जरूरत है। सीधे आप क्या करो, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल पे डिपेंड, ठीक है, कि दो कर्मा, इस तरह से आपको दूसरा भी सवाल होता है, दो कर्मागत सम संख्याओं का मौसो क्या होगा, या दो कर्मागत अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। सीधे आप एग्जाम्पल ले लो, दो कर्मागत संख्याओं का मौसो। मैं एक एग्जाम्पल कुछ भी ले सकता हूं, 8 और 7, 8 और 7, इनका HCF निकाल के देख लो, 7 और 8, 7 एकम 7, एक बचेगा 7, एक साथ है 7, 0 आ गया, HCF बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। हमेशा दो क्रमागत संख्याओं का HCF 1 ही आएगा, और इस तरह के सवाल को आप एग्जाम्पल से सॉल्व कर दो, रटने की कोई जरूरत नहीं। आपको कैसा लगा? आज का पहला डे है क्रैश कोर्स का, और मैथ्स का एंड क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हूं। आपको इसी तरह के अगर अगले सब्जेक्ट का भी क्वेश्चंस का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको साइंस का, उसके बाद सोशल का, सारे का, अगर जिन जिन सब्जेक्ट्स का आपको एनालिसिस चाहिए, क्वेश्चंस का एनालिसिस करके फिर आपको इस तरह के ऑप्शंस दूंगा। क्रैश कोर्स आज पहला चैप्टर है। मैं ये 6 क्वेश्चंस आपको बोर्ड के लिए गेस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे, और आप इस तरह पे प्रैक्टिस करो। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं फिर आपके साथ अगले वीडियोस में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।